राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। अर्जुन के कमरे में अवनी देवी कुछ देर तक तो शांत रहती है और फिर अपनी जगह से उठकर कहती है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अर्जुन, हमने गलती तो कर दी, आदि की शादी काव्या से साथ करके, लेकिन सजा काव्या को मिलेगी। अब हम आदि को ये तो नहीं बता सकते ना कि वो काव्या के साथ रिश्ते में ना रहे। बहुत करीब आ गए हैं दोनों। आदि हमारी बात मान भी ले, लेकिन काव्या नहीं मानेगी। वो आदि के साथ दर्द में भी जी लेगी, लेकिन आदि को कभी नहीं छोड़ेगी। अवनी देवी सिर पकड़कर फिर एक बार बैठ जाती हैं और पछतावे में कहती हैं, ये हमसे क्या हो गया। हमने कभी को वादा किया था कि हम काव्या को खुशहाल भरी ज़िंदगी देंगे, लेकिन अनजाने में ही ऐसी ज़िंदगी दे दी जिसमें दर्द के सिवाय खुशियों का नामो निशान तक नहीं है। आखिर कैसे भूल गए हम ये बात। अर्जुन भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में काव्या के बारे में सोचने लगता है। अरुणी देवी और विशाखा जी अब अपने कमरे में चली जाती हैं। अर्जुन गिल्ट के कहता है, आई एम सॉरी काव्या, मैं अगर उस वक्त कोमा में ना होता तो मैं तुम्हें कभी इतनी दर्द भरी ज़िंदगी नहीं मिलती, लेकिन अब तो तुम आदि की बन चुकी हो। मैं तो बस यही कामना करूँगा कि पंडित जी की बात कभी सच ना हो, तुम दोनों कभी अलग ना हो। पर हर पल तो मैंने आदि को अकेलेपन और दर्द में ही देखा है। एक तुम ही तो जिसे आदि के तकलीफ़ों को दूर किया है। अगर दर्द की ज़िंदगी में तुम चली भी जाती हो तो आदि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है वो तुम्हें संभाल ही लेगा। एक कार अंधेरे को चीरते हुए बहुत तेज़ रफ्तार से आगे एक सुनसान सी सड़क पर रुकती है। कार का दरवाज़ा झटके से खोल आदित्य बाहर आता है। आदित्य अपना फ़ोन गुस्से में ज़मीन पर पटक देता है। आखिर क्यों क्यों मेरी किस्मत हमेशा मुझे दर्द और अकेलेपन में छोड़ देती है। आखिर क्या गुनाह है मेरा जो हर वक्त मुझे सज़ा मिलती रहती है। अब किस्मत मुझे काव्या की देना ही नहीं चाहती थी तो क्यों मुझे उसके साथ बांध दिया। मैं अकेले जी रहा था, भले खुश ना ही, लेकिन मैं सुकून से जी रहा था। तो फिर क्यों किया किस्मत ने मेरे साथ ऐसा। आदित्य अब अर्जुन के कमरे में सुनी गई बातों को याद करते हुए कहता है, वाइफी, अगर तुम्हें हमारे रिश्ते में दर्द मिलता है तो मैं इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दूंगा। मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं कभी भी तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। तुम्हें मेरे चाहने से कुछ वक्त के लिए तकलीफ होगी, पर पूरी ज़िंदगी खुश रहोगी। लेकिन मेरे होने से तुम्हें कुछ पल की ही खुशी मिलेगी और पूरी ज़िंदगी दर्द में जियोगी। मैं तुम्हें कुछ पल की खुशी नहीं देना चाहता, बल्कि पूरी ज़िंदगी की खुशी देना चाहता हूँ। आई एम सॉरी वाइफी, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकता। आदित्य अपना फ़ोन लेकर रोड के पे साइड बैठ जाता है। उसके ख्यालों में अब बस काव्या के साथ बिताए वक्त होते हैं जो सुकून से भरी हुई थी। आदित्य एकटक सामने की ओर देखते रहता है। उसके सामने उस काव्या का मासूम सा चेहरा दिख रहा था। वो जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है, उसे दूर हो जाता है। आदित्य अपने फ़ोन को निकालकर काव्या की तस्वीर को देखकर चूम लेता है और सीने से लगा लेता है। दर्द से भरी ये रात बहुत धीमे धीमे चल रही थी। किसी को इस रात को ख़त्म होने की जल्दी में, तो किसी को इस रात के ख़त्म ना होने की कामना है। आदित्य ऐसे ही सर झुकाए बैठा रहता है और अचानक ही उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई बैठा हुआ है। आदित्य सिर उठाए देखता है तो यह प्रीत थी, जो आदित्य से थोड़ी दूर पर बैठी हुई थी। उसे देखकर आदित्य ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, फिर से उस अपना सिर झुकाए बैठा रहता है। प्रीत कुछ देर शांत रहती है, फिर थोड़ा सोचकर कहती है, क्या हुआ, अपनी क्यूट सी वाइफी से झगड़ा हो गया। आदित्य कुछ नहीं बोलता तो प्रीत फिर से कहती है, वैसे मैंने तुमसे कभी बात तो नहीं की और मुझे भी पता है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल उठता है कि जब से हम मिले हैं तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों करते हो। आई मीन, जब तुम्हारी दादी ने मुझ पर गन से शूट किया था तब भी तुमने मुझे बचाया। शादी के वक्त जब मैंने हमला किया तो बॉडीगार्ड के गन की बुलेट से भी बचाया। मुझे बचाने का रीज़न क्या है। आदित्य कुछ नहीं कहता और अपनी जगह से उठकर कार की तरफ बढ़ने लगता है। प्रीत भी जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी होकर कहती है, ये तो बता दो कि मुझे रीज़न कब बताओगे। आदित्य बिना रुके कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है
और प्रीत मुंह बनाए हुए कहती है, अजीब इंसान है, इसके लिए यहाँ पर आई हूँ और यह खुद बिना कुछ बोले यहाँ से चला गया। पता नहीं काव्या ऐसे कैसे संभालती होगी। दर्द भरी रात खत्म हुई और एक सुहानी सी सुबह चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। काव्या अपनी नींद से उठकर बैठ जाती है। काव्या अंगड़ाई लेती है और सूरज की रोशनी को पाकर मुस्कुरा देती है। अगले ही पल बिताने के बाद काव्या अपने साइड देखती है तो पूरी तरह से खाली था। खुद को बेड पर अकेला देख काव्या वॉशरूम की दरवाजे की तरफ देखती है जो खुली हुई थी। काव्या वक्त में देखते ही मकसद से घड़ी देखती है जिसमें सुबह के 6 बजे थे। काव्या आदित्य को कमरे में ना देखकर खुद से ही धीमी से सवाल करती है, कितनी सुबह सुबह ये कहाँ चले गए। थोड़ी देर तो काव्या अपनी सवालों को घिरा सोचते लगती है, फिर कुछ सोचते हुए बेड पर उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम के दरवाजे को खुला काव्या अंदर जाती है। अंदर जाकर काव्या शॉवर के नीचे खड़ी हो जाती है। अपने शरीर के खुद से साड़ी को निकाल काव्या साइड में रख देती है। शॉवर को ऑन करते ही काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद कर काव्या कुछ देर तक शांति से खड़ी रहती है। आंखें बंद कर काव्या कुछ देर तक शांति से खड़ी रहती है। तभी काव्या को अपनी कमर पर किसी के हाथों को महसूस होती है। काव्या छुअन के एहसास को पहचान कर आंखें बंद करके मुस्कुरा देती है। काव्या धीरे से आंख खोलती है तो उसके सामने आदित्य का चेहरा उभरने लगता है। आदित्य काव्या के गर्दन की तरफ बढ़ते हुए उसके होठों को उस पर फेरने लगता है। काव्या मधोशी में अपनी आंखों को फिर एक बंद कर लेती है। आदित्य काव्या की गर्दन को बड़े ही प्यार से किस करने लगता है। गर्दन से नीचे तक बढ़ते हुए आदित्य अपने घुटनों के बल बैठ काव्या के पेट को चूमने लगता है। होठों की छुअन से काव्या सिहर सी उठती है। थोड़ी देर तक काव्या को छुअन महसूस होती है, लेकिन बीते वक्त के साथ छुअन कहीं गायब हो जाती है। काव्या झटके से अपनी आंखें खोल अपने पास देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। काव्या वॉशरूम के चारों ओर नजरें फेरने लगती है। वॉशरूम में काव्या और उसकी खामोशी के सिवाय कोई नहीं होता। काव्या धीरे से अपने सिर पर मारते हुए कहती है, काव्या ये क्या हो गया तेरे को। उसने करीब ना होने पर भी इतने करीब उसको महसूस कर रही है। काव्या अब खुद से देखती है तो थोड़ी शर्मा सी जाती है। शॉवर के पानी के बंद कर जाने से होते ही उसे सामने टंगी आदित्य की वाइट शर्ट दिखती है। काव्या वह शर्ट लेकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। शर्ट को प्यार से छूते हुए काव्या शर्ट को किस कर लेती है। काव्या शर्ट को अपने सामने करके कहती है, आपने कल कहा था कि आप जल्दी आएंगे पर आप नहीं आए और मैं भी तो सो गई, लेकिन आपने आज इतनी सुबह सुबह कमरे से जाकर मेरी नाराज़गी और बढ़ा दी है। अब तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। सिर्फ शर्ट को अपने सीने से लगाकर कहती है, लेकिन मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकती। आई रियली मिस यू, मिस माई खड़ूस जिद्दी अनरोमांटिक हस्बैंड। दूसरी तरफ श्रेष्ठा हॉल में जाकर देखती है एक आदमी सोफे पर बैठा सिगरेट की कश ले रहा है। श्रेष्ठा पीछे से देखते ही समझ जाती है कि यह ध्रुव नहीं है और वैसे भी ध्रुव आज जल्दी ऑफिस चला गया था। श्रेष्ठा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। कुछ ही वक्त में श्रेष्ठा उस आदमी के साइड पहुंच जाती है। वह आदमी दिखने में ही हैंडसम था, लेकिन उसकी उम्र ध्रुव से काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। श्रेष्ठा उसे देखते हुए कहती है, जी आप कौन। वह आदमी जैसे ही श्रेष्ठा को देखता है देखता ही रह जाता है। श्रेष्ठा ब्लैक ब्लाउज के साथ ब्लैक साड़ी में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। साड़ी बहुत ज़्यादा पतली थी जिसमें श्रेष्ठा के गोरे बदन उभर रही थी। तभी एक सर्वेंट आकर कहता है, मैम ये बॉस के भाई हैं। इतना बोलते ही सर्वेंट टेबल पर वाइन की बोतल और गिलास रखकर चला जाता है। श्रेष्ठा को अब एहसास होता है कि सामने बैठा इंसान रुद्रांश है तो वह नफरत से उसे देखने लगती है। वहीं रुद्रांश श्रेष्ठा को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहता है, यू आर लुकिंग वेरी हॉट। पर मासूम फूल की कली इस डरावने जंगल में क्या कर रही है। श्रेष्ठा गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेती है। उसे तो ऐसे लगता है कि वह अभी के अभी रुद्रांश के मार दे। रुद्रांश उठकर श्रेष्ठा के पास जाता है और अपने हाथ बढ़ाकर उसे छूने को वाला होता है कि दरवाजे की तरफ से आवाज़ आती है, भाई। ध्रुव जल्दी से दोनों के पास आकर खड़ा हो जाता है। रुद्रांश की नज़र अब ध्रुव पर चली जाती है। ध्रुव आपने बताया नहीं कि आप यहाँ आ रहे हैं। रुद्रांश ध्रुव की नज़रें हटाते हुए श्रेष्ठा को देखते हुए कहता है, बताना ज़रूरी नहीं समझा तो नहीं बताया।
जैसे यहाँ काम कैसा चल रहा है वैसे, या तुम काम कर भी रहे हो या फिर? ध्रुव जल्दी से कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा है भाई। रुद्रांश की नज़र बार बार श्रेष्ठा के कमर से होते हुए गर्दन तक जा रही थी। ध्रुव को जब उसकी नज़रों का एहसास होता है तो वह श्रेष्ठा को कमर को पकड़कर करीब करते हुए बोला, भाई शी इज़ माई वाइफ श्रेष्ठा, ध्रुव सूर्यवंशी। रुद्रांश जैसे ही यह सुनता है तो श्रेष्ठा से नज़र हटाकर ध्रुव को देखते हुए कहता है, ओह सिस्टर ऑफ श्रिया त्रिपाठी। श्रेष्ठा हैरानी से रुद्रांश को देखती है और केवल ध्रुव थोड़ा भी हैरान नहीं होता। श्रेष्ठा को ऐसे हैरान देख रुद्रांश मुस्कुराने लगता है। वह सोफे पर बैठकर वाइन की बोतल खोल गिलास में डालता है और एक सिप लेते हुए कहता है, कई रात गुजारी थी उसने मेरे साथ और आखिर में ध्रुव ने उसके साथ एक रात गुजार कर मार दिया। बोलते हुए रुद्रांश वाइन की एक सिप लेता है। श्रेष्ठा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा को शांत करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रेष्ठा गुस्से से ध्रुव को देखती है। ध्रुव उसे आंखों से ही समझाने की कोशिश करता है। रुद्रांश दोनों को ऐसे देख डेविल स्माइल करते हुए कहता है, वैसे तुम श्रेया से ज़्यादा खूबसूरत हो, मानना पड़ेगा ध्रुव, तुम दोनों बहनों को चख लिया। यूं श्रेष्ठा गुस्से से कुछ कहने वाली होती है कि ध्रुव अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर लेता है। रुद्रांश अब अपनी वाइन पीने में बिजी हो जाता है। ध्रुव श्रेष्ठा का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगता है और उनको जाता देख रुद्रांश अजीब तरह से मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, गुस्से में भी क्या खूबसूरत है, पर गलत जगह आकर फंस गई। ध्रुव श्रेष्ठा को ले जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। श्रेष्ठा गुस्से से कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दी और मेरे बारे में ऐसा बकवास करने की। ध्रुव समझाते हुए कहता है, काम डाउन वाइफी, मैं उनसे बात करता हूँ। श्रेष्ठा अपना हाथ ध्रुव से छुड़ाकर कहती है, क्या बात करोगे तुम, उसे तो कुछ बोल नहीं पाए और अब मुझे कह रहे हो, वो कमी। श्रेष्ठा उसे आगे कुछ बोलती। ध्रुव श्रेष्ठा के कमर को जोर से पकड़कर खींच लेता है और उसके होठों पर उंगली फेरते हुए सर्द आवाज़ में कहता है, नो वाइफी, इससे आगे नहीं, ही इज़ माई ब्रदर एंड मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि ऐसे कोई शब्द। ध्रुव के चेहरा एकदम डार्क हो चुका था। श्रेष्ठा उसे देख बिल्कुल चुप हो जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा को छोड़कर जाने लगता है तो श्रेष्ठा उसे बस जाता हुआ देखती रहती है। ध्रुव पीछे मुड़कर श्रेष्ठा को देखते हुए कहता है, वाइफी भाई से दूर ही रहना, यू आर माई वाइफ, सो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। ध्रुव ने इतना बोलते ही श्रेष्ठा उसकी आंखों में गहराई में देखने लगती है। ध्रुव कुछ देर तक श्रेष्ठा को देखता है और फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। ध्रुव हॉल में जाता है। रुद्रांश उसे देख खड़ा होकर पास जाता है और एकदम से गले लग जाता है। तुम ठीक तो हो ना ध्रुव? रुद्रांश कहता है। ध्रुव मुस्कुराते हुए रुद्रांश को कसकर गले लगाकर कहता है, या ब्रो, आई एम फाइन। रुद्रांश ध्रुव को अलग होकर सोफे पर बैठने का इशारा करता है। ध्रुव सोफे पर बैठ जाता है तो रुद्रांश वाइन की एक सिप पीकर ध्रुव को देता है। ध्रुव रुद्रांश का झूठा वाइन लेकर पी लेता है। रुद्रांश एक सिगरेट लेकर जलाता है और एक कश खुद लेता है और ध्रुव को देता है। ध्रुव सिगरेट लेकर उसके कश लेने लगता है। श्रेष्ठा ऊपर खड़ी गुस्से से ध्रुव को देख रही थी, जिसका अंदाजा ध्रुव को भी था, लेकिन वह श्रेष्ठा को एक नज़र तक नहीं देखता। श्रेष्ठा गुस्से में खुद को बड़बड़ाती है, मना किया था सिगरेट पीने से, लेकिन इसे तो बस अपनी करनी है, मन तो कर रहा है दोनों भाइयों को बोतल से सिर फोड़ दूँ। कहकर श्रेष्ठा गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है। सिगरेट खत्म होते ही ध्रुव रख देता है। रुद्रांश वाइन को गिलास पर डालते हुए कहता है, एनी अपडेट? ध्रुव खुद को संभालते हुए कहता है, नो भाई, वो अब आदित्य सिंघानी के साथ रहती है तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उसे पकड़ना। रुद्रांश ध्रुव को देखता है जो उसे ही देख रहा था। रुद्रांश अपनी एक उंगली से गिलास को फेरते हुए कहता है, ओके देन, तुम उसे पकड़ने का प्रोसेस बंद कर दो, उसे मैं खुद अपनी बाहों में उठा कर लाऊंगा, तुम हमारी नई डीलिंग को संभालो। ध्रुव कंफ्यूज होकर नई डीलिंग? रुद्रांश वाइन पीते हुए बोला, यस, गर्ल्स स्मगलिंग। ध्रुव हैरानी से रुद्रांश को देखता है और कहता है, बट ब्रो,
हम ऑलरेडी इतने सारे इलीगल काम करते हैं, फिर ये सब क्यों? रुद्रांश ध्रुव को घूर कर देखते हुए कहता है, भूलो मत ध्रुव, मैंने बचपन से यही करना सिखाया है, तो लड़कियों के लिए ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपनी वाइफी को संभालो। फिर ध्रुव की नज़रें हटाकर कहता है, वैसे भी इतनी सेक्सी और हॉट वाइफी है तेरी, पता नहीं किसकी नज़र में आ जाए। ध्रुव गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लेता है और आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। रुद्रांश ध्रुव को देखकर डेविल स्माइल कर देता है और उठकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए रुककर बोला, कल से तुम डीलिंग के ध्यान दोगे, गॉट इट? इस बार जब तक मुझे अपनी जाने मन नहीं मिल जाती, तब तक यहाँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा। कहकर रुद्रांश सीटी बजाते हुए चला जाता है और ध्रुव से ज़्यादा देख धीरे से कहता है, कभी नहीं भाई, मैं काव्या को कभी आपसे कब्जे में नहीं आने दूंगा। रात के वक्त काव्या बैठी अपने फ़ोन को चला रही थी। अचानक उसकी नज़र टाइम पर पड़ती है जिसमें रात के 1 बज चुके थे। काव्या सबसे आदित्य का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वक्त होने के बाद जैसे वह फ़ोन उठाकर कॉल करने लगती है, इधर से फ़ोन स्विच ऑफ लगता है। काव्या फ़ोन को देखती है और फिर से कॉल करने लगती है, लेकिन उसे आज उसके कॉल से कोई जवाब नहीं देने वाला था। काव्या बहुत देर तक कॉल करती है, लेकिन हर वक्त उसे एक ही जवाब मिलता, द नंबर यू आर डायलिंग इज करेंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज़ ट्राई योर लेटर। काव्या हार मानकर फ़ोन को साइड टेबल पर रखकर लेट जाती है। काव्या इधर से उधर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदत से मजबूर उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे पा रही थी। काव्या फ्रस्ट्रेट होकर उठकर बैठ जाती है और कहती है, इन्हें पता है कि मुझे इनके बिना नींद नहीं आती, इसके बावजूद ना कुछ बताए गए और ना अब बता रहे हैं। ऐसा कौन सी ज़रूरी मीटिंग पर है जो फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखा है? ये आदत भी तो ऐसी लग गई है ना, उनके बाहों के बिना तो नींद आती ही नहीं। कहते हुए काव्या बेड से टेक कर बैठ जाती है। कुछ देर में काव्या की पलकें भारी होने लगी और वह वैसे ही बैठ कर सो जाती है। कुछ देर बाद आदित्य कमरे में आता है तो देखता है काव्या बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होकर सो रही थी। आदित्य काव्या को अच्छे से लेटाकर खुद भी बिना चेंज किए काव्या के भाव में भर लेता है। काव्या को जैसे ही इसी सुकून की तलाश हो, वह नींद में ही मुस्कुराते हुए आदित्य के सीने से अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य काव्या के बालों पर हाथ फेरने लगता है। कुछ वक्त में इसे भी नींद आ जाती है। सुबह के वक्त जैसे ही आदित्य की आंख खुलती है, उसे काव्या का मासूम सा चेहरा दिखता है जो कुछ सुकून से सो रही थी। आदित्य काव्या के चेहरे को एकटक देखने लगता है। आंखों में देखकर मन नहीं भरता तो वह झुककर पहले काव्या के माथे को चूम लेता है, फिर उसके दोनों गालों को और फिर आखिर में धीरे से होठों को चूमकर पीछे होकर फिर से काव्या को देखने लगता है। कुछ देर में काव्या भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसे आदित्य का चेहरा दिखता है जो एकटक उसे ही देख रहा था। काव्या उठकर सीधे आदित्य के रूम में जाती है और उसे घूरते हुए कहती है, कल आप सुबह सुबह जल्दी क्यों चले गए और कल रात को इतने लेट में क्यों आए? आपका पता है मैंने आपका कितना देर तक इंतज़ार किया और पूरे 50 कॉल किए। आदित्य कोई जवाब नहीं देता, बस काव्या की शिकायतों को सुन रहा था। आदित्य को कुछ भी बोलता न देख काव्या फिर से कहती है, जब कुछ बोलिए ना, अब तो कुछ बोलिए। मैंने आपको कल से एक बार भी आवाज़ नहीं सुनी। आपको पता है मैं कितनी बेचैन हूँ आपकी आवाज़ सुनने के लिए। काव्या के ऐसे बोलते ही आदित्य काव्या की आंखों में गहराई से देखने लगता है, जिसमें आदित्य को कल ना देखकर बेचैनी साफ दिख रही थी। आदित्य काव्या को आंखों में अपने ऊपर लेटने का इशारा करता है तो काव्या मुस्कुराते हुए उसके ऊपर लेट जाती है। आदित्य काव्या को कसकर पकड़ते हुए कहता है, वाइफी, किसी की इतनी आदत ज़्यादा मत लगाओ कि ठीक नहीं है। काव्या अपना चेहरा उठाकर कहती है, मुझे किसी की नहीं, बस आपकी आदत लग गई है। आदित्य बस काव्या को देखता है और फिर से कसकर पकड़ लेता है। काव्या आदित्य के सीने से लगे हुए बालकनी की तरफ देखता है हुए कहता है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है और कोई मुझसे कुछ छीनने वाला है। आदित्य जो काव्या के बालों में हाथ फेर रहा था वह एकदम से रुक जाता है। काव्या आदित्य को देखती है तो आदित्य नज़रें हटाकर अपने फ़ोन
को लेकर देखने लगता है। काव्या आदित्य के फ़ोन को छीनकर साइड टेबल पर रखती है और थोड़ा ऊपर होकर आदित्य के गर्दन के पास आकर फिर रखती है और आदित्य के हाथ को पकड़ अपने कमर के चारों ओर लपेट लेती है और शिकायत लहजे में कहती है, आपका ये फ़ोन हमेशा हमारे बीच आ जाता है। जब आप दूर रहेंगे तब तो बंद रहता है और जब आप सामने रहते हैं तो हर वक्त हमें डिस्टर्ब करता है। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करते हुए फिर उठकर रेडी हो जाते हैं। काव्या तैयार होकर कमरे से बाहर जाने ही वाली होती है कि आदित्य उसका हाथ पकड़ खींच लेता है। काव्या सवालिया नज़रों से आदित्य को देखने लगती है। आदित्य बिना कुछ बोले काव्या को गोद में उठा लेता है। काव्या हैरानी से, आप ये क्या कर रहे हैं? काव्या के बालों को बिना कोई जवाब दिए आदित्य कमरे से उसे लेकर जाने लगता है। आदित्य सीढ़ियों से उतरने लगता है। ब्रेकफास्ट के लिए सब हॉल में मौजूद थे। सबकी नज़र काव्या को गोद में लिए आदित्य पर पड़ती है। काव्या तो शर्म से लाल हो जाती है। काव्या धीरे से कहती है, प्लीज़ मुझे उतारिए, सब देख रहे हैं हमें। लेकिन आदित्य काव्या को एक नहीं सुनता और सीधे हॉल से होते हुए बाहर लेकर चला जाता है। सबके होठों पर मुस्कुराहट थी, बस विशाखा और अर्जुन को छोड़कर। वैसे तो दोनों अब काव्या के लिए खुश थे, लेकिन आगे का सोचकर उनके अंदर का डर सबको मुस्कुराने से रोक रहा था उनको। काव्या आदित्य को बाहर ले जाता देखकर सवाल करती है, क्या हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? आदित्य काव्या के गाल पर किस करते हुए कहता है, करेंगे, बस थोड़ा इंतज़ार कर लो। माया जो वहीं खड़ी थी आदित्य को काव्या को किस करता देख मुस्कुरा देती है। काव्या चारों तरफ देख शर्म से पलक झुका लेती है, क्योंकि उसने अलावा वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे और गार्डन पर काम करने वाले भी थे। आदित्य काव्या को आगे वाली सीट पर बैठाकर खुद कार ड्राइव करने लगता है। काव्या उस आदित्य को निहार रही थी, वहीं आदित्य कार चलाने में व्यस्त था। उसके बावजूद उसे काव्या की नज़रों का भी एहसास था। कुछ ही देर में दोनों समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं, जहां आदित्य के बॉडीगार्ड पहले से मौजूद थे। उनके अलावा वहां पूरा तट खाली था। आदित्य काव्या को लेकर चेयर पर बैठता है। एक लड़की आकर दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। ब्रेकफास्ट देख काव्या का चेहरा खिल जाता है। ब्रेकफास्ट में सब उसके मनपसंद का था। काव्या जल्दी से आदित्य को देखते हुए पूछती है, क्या आप कुछ स्पेशल है? आदित्य जवाब देता है, नहीं, लेकिन आज के दिन मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनाना चाहता हूँ। आज मेरे सारा वक्त सिर्फ तुम्हारे हैं। काव्या जल्दी से कहती है, इसका मतलब आज आप मेरे साथ वक्त बिताने वाले हैं? आदित्य हाँ में सिर हिला देता है तो काव्या के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आती है, लेकिन चारों तरफ बॉडीगार्ड को देखकर काव्या मुंह बनाकर कहती है, हमारे स्पेशल वक्त बिताने में इनका क्या काम? आदित्य चारों तरफ नजरें घुमाते हुए बॉडीगार्ड को देखता है और फिर काव्या को देखते हुए कहता है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। काव्या उदास सा मुंह बना लेती है। काव्या को ऐसा देख आदित्य किसी को कॉल करता है और सख्ती से कहता है, गो अवे फ्रॉम हियर, बोलकर कॉल कट करके साइड टेबल पर रख देता है। अब काव्या चारों तरफ देखते हैं तो सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ से जा रहे थे। उनको जाता देखकर काव्या के चेहरे पे खुशी साफ दिखाई देती है। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसके बाद काव्या आदित्य के कंधे पर सिर रख रेत पर बैठकर समुद्र में आते जाते पानी को देखने लगती है। समुद्र के इन पानियों की शोर से वहाँ की खामोशी खत्म होती जा रही थी। आदित्य काव्या से अलग होकर उनकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है। पहले तो काव्या हैरान होती है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए आदित्य के बालों पर हाथ फेरने लगती है। आदित्य अपने हाथ को काव्या के गाल पर रखकर कहता है, आई एम सॉरी वाइफी। काव्या कंफ्यूज होकर आदित्य को देखती है और फिर कुछ याद आते ही वह मुस्कुराते हुए कहती है, हमने आपको माफ़ कर दिया। वैसे भी मुझे समझना चाहिए था कि आपके लिए मीटिंग बहुत ज़रूरी थी, इसलिए आपने मुझे मना किया था। आदित्य थोड़ी देर तक काव्या को देखता रहता है और फिर अपने हाथों को काव्या की गर्दन पर ले जाकर थोड़ा झुका देता है और खुद थोड़ा उठकर माथे पर किस करते हुए कहता है, तुम बहुत भोली हो। काव्या आदित्य की आंखों में देखने लगती है तो आदित्य अपनी आंखें बंद करके काव्या को कमर पर हाथ लपेटकर अपने चेहरे को उसके पेट पर छिपा लेता है। आदित्य के सांसों को अपने पेट महसूस करते हुए काव्या सिहरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहने के बाद काव्या आदित्य से अलग होकर समुद्र के पानी की तरह
जाती है। काव्या लहरों को छोड़ते पानी के साथ कभी आगे जाती तो कभी पीछे होती। ये करते हुए उसके चेहरे पे खुशी साफ दिख रही थी। आदित्य दूर खड़ा एकटक बस काव्या की खुशियों को देख रहा था। काव्या बिल्कुल बच्चों की खुश होकर समुद्र के पानी में खेल रही थी। उसे ऐसा देख आदित्य को बहुत सुकून मिला। वह अपने दोनों हाथों को जेब में रख बिल्कुल शांत खड़ा था। बहुत देर तक जब काव्या पानी से बाहर नहीं निकली तो आदित्य जाकर उसे खींचते हुए लाता है। काव्या खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए, हमें और देर तक रहना है। आदित्य काव्या को घूर कर देखता है तो काव्या मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, प्लीज़ और थोड़ी देर तक रहने दीजिए, मैं सच्ची कह रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। आदित्य काव्या को गोद से उठाकर सख्ती से कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। काव्या उदास सा चेहरा बना लेती है। उसे ऐसा देखकर आदित्य गहरी सांस लेकर काव्या को नीचे उतारता है और अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर काव्या की तरफ बढ़ा देता है। चॉकलेट देखकर काव्या बच्चों जैसे खुश होकर लेने के लिए हाथ बढ़ाती है और उससे पहले आदित्य अपने हाथ को पीछे कर लेता है। काव्या आदित्य को देखती है। आदित्य वार्निंग देते हुए कहता है, 5 बाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। काव्या चॉकलेट को देख मासूमियत से सिर हाँ में हिला देती है। आदित्य काव्या की तरफ चॉकलेट को बढ़ा देता है तो काव्या झट से ले लेती है और खोलकर मजे से खाने लगती है। चॉकलेट खाते हुए काव्या चेयर पर बैठ जाती है। आदित्य भी उसके पास आकर बैठ जाता है। वह काव्या को देखने लगता है जिसके होठों पर चॉकलेट लगी हुई थी। आदित्य काव्या की तरफ झुकते लगता है। वह उसके होठों के पास पहुंचने ही वाला होता है कि काव्या पीछे होकर अपनी जीभ से होठों को चॉकलेट खा लेती है और आदित्य को देखते हुए कहती है, इस बार मैं आपको चॉकलेट को बिल्कुल टेस्ट नहीं करने दूंगी। आदित्य काव्या के बिल्कुल करीब जाकर कहता है, मैं चाहूँ तो अब भी चॉकलेट को टेस्ट कर सकता हूँ। कहते हुए आदित्य अपनी जीभ निकालकर अपने होठों पर फेरने लगता है। काव्या को जब आदित्य की बात समझ आती है तो शर्म से लाल हो जाती है। आदित्य काव्या से दूर होकर बैठ जाता है। वक्त बीतते हुए दोपहर के 12 बज जाते हैं। आदित्य अब काव्या के मॉल लेकर जाता है। काव्या मॉल के अंदर जाकर देखती है तो पूरा मॉल खाली था। वहाँ काम करने वाले लोगों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैनेजर दोनों को वेलकम करते हैं। आदित्य मैनेजर को वहाँ से जाने का इशारा करता है तो वह चला जाता है। काव्या चारों तरफ देखते हुए कहती है, ये मॉल इतना खाली क्यों है? आदित्य जवाब देता है, ये हमारा ही मॉल है तो मैंने खाली करवा दिया। काव्या कहती है, इसकी क्या ज़रूरत थी, लोग होते तो अच्छा लगता ना। आदित्य काव्या को घूर कर देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना या उन लोगों के साथ? काव्या आदित्य के बात को सुन हैरानी से उसे देखती है और फिर चिढ़ते हुए कहती है, ऑफ कोर्स आपके साथ। आदित्य तुरंत बोलता है, तो लोगों पर नहीं, मुझ पर ध्यान दो। काव्या मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है और ओह, समवन फील जेलस। आदित्य काव्या को हाथ पकड़कर खींचता है और कमर से पकड़कर कहता है, यस आई फील जेलस। काव्या मुस्कुराते हुए अपने हाथों को आदित्य के गले पर लपेट कर कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आपको इतनी जेलसी कब से होने लगी? आदित्य की पकड़ ढीली हो जाती है और काव्या हाथ हटाकर आदित्य को दूर होती है और मुस्कुराते हुए एक शॉप पर घुस जाती है। शॉप के अलग अलग तरह के कपल गिफ्ट्स थे। कांच के बने कपल बहुत प्यारे लग रहे थे। काव्या गिफ्ट्स को देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी वह एक जाकर रुक जाती है और गिफ्ट को उठाकर देखने लगती है। यह गिफ्ट बिल्कुल आदित्य और काव्या की पहली मुलाकात की तरह थी। उसमें लड़की ने सेम उस वक्त काव्या की जिस तरह की ड्रेस पहनी थी, ऊपर टॉप जो उसके कमर पर दिख रही थी और लॉन्ग स्कर्ट, लड़के ने भी सेम ब्लैक कलर की शर्ट के साथ कैजुअल ब्लैक पैंट पहना था जैसे आदित्य ने उस वक्त पहना था। उस कांच का बना लड़का लड़की के कमर से पकड़ा हुआ था, बिल्कुल सेम पोजीशन में जब आदित्य ने काव्या को पकड़ा था। आदित्य उस गिफ्ट को देखकर उसी में खो गई। हाँ, काव्या आएगा। आदित्य जब काव्या के हाथ में देखता है तो वह भी उसी में खो जाता है और कुछ सोचते हुए काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखते हुए बोलती है, हमें ये लेना है। आदित्य गिफ्ट की नज़र हटाकर काव्या को देखकर कहता है, ले लो। काव्या खुश होकर वहाँ से शॉपकीपर से पैक कराने के लिए कहती है,
मॉल पर वक्त बिताते बिताते रात के 8 बज चुके थे। काव्या ज़्यादा कुछ तो नहीं लेती, लेकिन आदित्य के साथ मूवी देखती है और बहुत सारे गेम भी खेलती है। मॉल के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए आदित्य से बात करती है। आज काव्या बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे आदित्य का ऐसा मिलकर ऐसे अलग ही ज़िंदगी मिल रही थी। आदित्य मॉल से काव्या को एक होटल में लेकर जाता है। यह होटल भी आदित्य ने ही खरीदा था। होटल के टेरेस पर जब दोनों पहुंचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख काव्या की तो खुशी के फूले नहीं समाती। टेरेस में हर तरफ गुलाब के फूल और लाइटनिंग से सजाया गया था। वहाँ 2 चेयर और एक टेबल थी जिसमें 3 कैंडल चल रही थी। उसके सामने एक फ्लावर पॉट था जिसमें सिर्फ रेड गुलाब के फूल थे। फर्श पर दरी बिछी थी और उसके ऊपर गुलाब की पकड़ियों को बिखेर कर रखा गया था। आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है और चेयर पर बैठा देता है। काव्या चारों ओर की नजरें देखते ही व्यस्त थी। ऊपर से चांदी की रोशनी इस खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। एक वेटर आकर डिनर सर्व करने चला जाता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं और कुछ पल शांति से होटल के ऊपर से शहर के नज़ारे को देखते हैं। तभी आदित्य काव्या ने जो हाथ रेलिंग पर पकड़ा था उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। काव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या के आंखों में देखते हुए कहता है, तुम खुश हो ना वाइफी? काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य के सीने से लग जाती है और कहती है, मैं खुश नहीं, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आदित्य अपना एक हाथ काव्या की पीठ पर और दूसरा अपने बालों को सहलाने लगता है। वह बहुत शांति से कहता है, हमेशा ऐसे ही खुश रहना वाइफी। काव्या कसकर आदित्य को पकड़ कर कहती है, सिर्फ मैं नहीं, हम कहिए, हम हमेशा ही ऐसे खुश रहेंगे। आदित्य काव्या को टाइटली गले लगा लेता है। होटल में सीधे दोनों सिंघानिया विला पहुंच जाते हैं। काव्या दिन भर की चलने से थक कर चूर हो चुकी थी। वह कार रुकने से आंखें बंद करके ही कहती है, अब मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है चलकर कमरे तक जा सकूं। आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है और ड्राइविंग सीट से बाहर जाकर काव्या की तरफ जाकर उसे गोद में उठा लेता है। काव्या आंखें बंद किए हुए मुस्कुराते हुए कहती है, कितना परेशान करता है ना मैं आपको। आदित्य अंदर जाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी वजह से मिली हर परेशानी मंजूर है, लेकिन तुम परेशान हो ये मुझे मंजूर नहीं। काव्या के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आदित्य हॉल से होते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता और सीधे कमरे में चला जाता है। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा दोनों को देख रहा था। कमरे में पहुंचते आदित्य काव्या को बेड पर लेटाकर दरवाजे को बंद कर देता है और काव्या के सैंडल को निकालकर उसके बगल में लेट जाता है। आदित्य के लेटते ही काव्या उसके सीने पर अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य काव्या के माथे को चूम कर पकड़ते हुए आंखें बंद कर लेता है। करीब 1 बजे आदित्य अपनी आंखें खोलता है और काव्या गहरी नींद में सो चुकी थी। आदित्य काव्या को कुछ देर तक देखता और फिर अपने हाथ को काव्या के गाल पर रख कर कहता है, आई एम सॉरी वाइफी, तुम्हें आखिरी बार करीब रख कर बस खुशी देखना चाहता था, इसलिए मैं आखिरी बार करीब रख कर बस खुशी देखना चाहता था, इसलिए मैं वापस आ गया, लेकिन अब मुझे जाना होगा, तुम्हें खुद से दूर करना ही होगा। कहते ही आदित्य उठने लगा, लेकिन वह उठ नहीं पाता क्योंकि काव्या ने अब भी आदित्य की शर्ट को कसकर मुट्ठी पर बांध रखा था। यह देखकर आदित्य काव्या के हाथों को खुद से शर्ट से छुड़ाने लगता है, लेकिन आदित्य को कोशिश नाकाम सी होने लगती है। वह जितनी बार काव्या के हाथों से शर्ट को छुड़ाने की कोशिश करता, काव्या और कसकर पकड़ लेती। बहुत देर तक कोशिश करते रहने के बाद आदित्य किसी तरह से अपनी शर्ट को छुड़ा लेता है और उठकर बैठ जाता है। काव्या कसमसाते हुए आदित्य के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। काव्या की हरकत से आदित्य अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और फिर एक बार काव्या को पकड़ से खुद को आज़ाद करके बेड से ऊपर खड़ा हो जाता है। आदित्य के उठने से काव्या गहरी नींद में ही बेचैन होने लगती है, जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता है। आदित्य दूसरी तरफ से
जाकर काव्य के पास जाकर बैठ जाता है, उसके बालों पर हाथ फेरते हुए सहलाने लगता है। काव्य की बेचैनी से अब खत्म नहीं होती। वह पलटकर आदित्य को फिर एक बार पकड़ लेती है। आदित्य हार मानकर काव्य के बगल में लेट जाता है और बाहों में भर लेता है। आदित्य के ऐसे करने से काव्य की बेचैनी पल भर में कहीं खो जाती है। वह सुकून से सो जाती है और कुछ वक्त बाद जब आदित्य को एहसास होता है कि काव्य अब बिल्कुल नहीं हिल रही है, तो वह बहुत धीरे धीरे से काव्य से अलग होकर जमीन पर घुटनों के बल खड़ा होकर काव्य के दोनों हाथों को थाम लेता है। आदित्य झुककर काव्य के हाथों को चूम लेता है और कहता है, वाइफी, अपना ख्याल रखना और मुझे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। मुझे पता है इतने वक्त मेरे साथ रहने के बाद तुम्हें मेरी आदत लग चुकी है, लेकिन आदत को कभी भी ना कभी छूट ही जाती है ना वाइफी। तुम्हारी आदत भी छूट जाएगी। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये तकलीफ तुम्हारी ज़िंदगी भर की तकलीफ से बहुत छोटी होगी। इतना कहकर आदित्य बिल्कुल चुप हो जाता है। कुछ देर तक तो वह वैसे ही काव्य को बहुत देर तक निहारने लगता है और फिर काव्य के हाथ को छोड़कर उठकर खड़ा हो जाता है। काव्य को अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को चूमकर फिर एक बार खड़े होकर जी भरकर काव्य को देखता है। इसमें भी जब उसका मन नहीं भरता तो वह अपने फ़ोन से काव्य की फ़ोटो खींच लेता है और थोड़ी देर बाद आदित्य कमरे से बाहर निकल जाता है। आदित्य बढ़ाते कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल से होते हुए जाने लगता है। तभी एक आवाज़ आदित्य के चलते कदमों को रोक लेती है। आदि! यह आवाज़ सुनकर आदित्य रुक जाता है, लेकिन पीछे पलटकर नहीं देखता, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि यह आवाज़ किसकी है। अर्जुन, जो सीढ़ियों पर से ऊपर खड़ा आदित्य को रोक दिया था, वह सीढ़ियों से उतरकर नीचे वहाँ खड़ा हो जाता है। अर्जुन घड़ी की वक्त देखते हुए कहता है, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? यह सवाल सुनते ही आदित्य ने जो कदम रोक रखे थे वह उसे बढ़ते हुए आगे जाने लगता है कि तभी फिर एक बार अर्जुन कहता है, कब तक यूं अपनों से दूर रहोगे आदि? आदित्य के कदम फिर एक बार रुक जाते हैं। अर्जुन अब आगे बढ़कर आदित्य के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बहुत देर तक अर्जुन आदित्य को देखते हुए कहता है, अपनी किस्मत से भाग रहे हो? आदित्य अर्जुन को देखने लगता है। अर्जुन आदित्य के पास आकर कहता है, मुझे पता है उस दिन तुमने हमारी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए तुम अब काव्य से दूर जा रहे हो। आदि, तुमने अब तक अपनी किस्मत से भागना नहीं छोड़ा। हर बार की तरह अपनी किस्मत से डरकर तुम भाग रहे हो। उस वक्त माँ की तकलीफ दे गए थे और अब आज काव्य को दे रहे हो। आदित्य अर्जुन को देखकर कहता है, मैंने किसी को तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। अर्जुन थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहता है, तो फिर तुमने क्यों उस माँ को कभी अपने करीब नहीं आने दिया, जिसने तुम्हें 9 महीने तक अपनी कोख में रखा था, और अपने परिवार के साथ पढ़ाई की तरह क्यों व्यवहार करते हो? पहले तो मुझे भी समझ आता है कि तुझे कोई छू नहीं सकता था, लेकिन अब जब तू ठीक हो गया तो फिर तूने उस वक्त माँ की ममता को क्यों ठुकरा दिया, अपनों को क्यों नहीं अपनाया? आदित्य चुप होकर नजर फेर कर खड़ा हुआ था। अर्जुन की ऊंची आवाज़ बस हॉल में ही गूंज रही। सिंघानिया विला का हर एक कमरा साउंड प्रूफ था। न हॉल की आवाज़ किसी कमरे में जा सकती थी और न ही किसी कमरे की आवाज़ बाहर आती। आदित्य को यूं नजर फेर कर चुपचाप खड़े देखकर अर्जुन कहता है, मैं बताता हूँ तुमने क्यों माँ और परिवार को नहीं अपनाया, क्योंकि तू अपनी किस्मत से डरता है। माँ के करीब जाकर अगर फिर से किस्मत ने तुझसे उसे दूर कर दिया तो इस बार तू डरता है। तुझे पता है तेरे इस डर की वजह से माँ कितनी तकलीफ में जीती आ रही है। वह हर पल तेरे लिए तड़पती है, लेकिन तू बोलते हुए अर्जुन आदित्य को देखता है। आदित्य गुस्से से अर्जुन के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ, मैंने इसलिए ही माँ को कुछ खुद से करीब नहीं आने दिया। अकेलेपन और दर्द क्या होता है ये आप कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने बचपन से अपने परिवार के साथ जिया है, लेकिन मैंने जन्म लेते ही अकेलेपन के दर्द को जिया है। और क्या कब आपने मैं अपनी किस्मत से डरता हूँ आपने कहा, तो हाँ, मैं डरता हूँ अपनी किस्मत से। मेरी किस्मत ने हमेशा मेरे साथ मेरे अपनों को ही दर्द पहुँचाया है। मैं अपनी किस्मत की वजह से कभी किसी को दर्द नहीं पहुँचा सकता, इसलिए मैं हमेशा दूसरों से दूर रहता हूँ। अर्जुन आदित्य के कंधे पर दोनों हाथों को देख कहता है, आदि,
तू लड़ना क्यों नहीं अपनी किस्मत से? हर बार तू किस्मत को अपनी मनमानी क्यों करने देता है? आदित्य फिर एक बार चुप हो जाता है। अर्जुन थोड़ा पीछे होकर बोलता है, और ये जो तू किस्मत से डरकर काव्य को छोड़कर जा रहा है, तुझे क्या लगता है तू उसके साथ सही कर रहा है? वो तेरे जाने से तुझे भूल जाएगी। अगर तू ये सोच रहा है तो तू गलत है। फिर थोड़ा रुककर आदि, काव्या तुझसे प्यार करने लगी है, और प्यार को ना होने पर जो तकलीफ होती है वह तकलीफ जिंदगी भर इतने दर्द देती है कि इंसान पागल हो जाता है। अर्जुन आदित्य के चेहरे को देखते हुए कहता है, और तू भी तो काव्या से प्यार करने लगा है। तू बता, क्या तू कभी काव्या से दूर रह सकता है? आदित्य तुरंत बोला, कोई प्यार नहीं है हम दोनों के बीच में। रिश्ते की वजह से बस करीब आ गए थे एक दूसरे के, बस लगाव हो गया है, साथ रहकर बस आदत लग गई है। अर्जुन बीच में बोलता है, काव्या की कसम खाकर बोल, जो तूने अभी कहा वह सच है और तू काव्या से प्यार नहीं करता? आदित्य बिल्कुल चुप होकर नजरें झुका लेता है। तो अर्जुन कहता है, क्या हुआ, नहीं खा सकता है ना तू काव्या की झूठी कसम? आदित्य अब पलटकर दरवाजे की तरफ जाने लगता है। तभी अर्जुन फिर एक बार कहता है, मत करना भाई, ऐसे क्यों तू काव्या को दर्द में तड़पाना चाहता है? वो मर जाएगी तेरे बिना। तुझे अपने इमोशंस छुपाने आते हैं, दर्द छुपाना आता है, लेकिन काव्या को नहीं आता। वो टूट कर बिखर जाएगी। आदित्य अर्जुन की तरफ मुड़कर देखता है तो अर्जुन हैरान रह जाता है, क्योंकि आदित्य की आंखों में आंसू थे। वह घुटनों के बल बैठकर कहता है, और मैं क्या करूं भाई, अपनी वजह से मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता। आदित्य को ऐसा आंसू बहाता देख अर्जुन के दिल में दर्द सा उठता है। वह दौड़कर आदित्य के पास जाता है और घुटनों के बल खड़ा होकर आदित्य को गले लगा लेता है। आदित्य अर्जुन को कसकर पकड़ लेता है। उसे भी उस वक्त किसी अपने की साथ की बहुत ज़रूरत थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था। आदित्य के इमोशंस बाहर आए थे। बहुत देर तक आदित्य अर्जुन से गले लगे हुए ही कहता है, प्लीज़ भाई उसका ख्याल रखना। बोलकर आदित्य झटके से अर्जुन से अलग होता है और तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। अर्जुन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन उससे पहले ही तेज रफ्तार में आदित्य की कार सिंघानिया विला से निकल जाती है। अर्जुन कार को देखते हुए कहता है, नहीं आदि, तो काव्य को कभी छोड़कर नहीं जा सकता। तुझे वापस आना ही होगा। तुझे अपने डर को खत्म करना ही होगा। किस्मत से तुझे लड़ना ही होगा। सुबह की एक नई किरण सभी के जीवन में एक रोशनी लेकर आती है। काव्या कसमसाते हुए उठकर बैठ जाती है और बेड के साइड देखती है। आदित्य को ना देखकर काव्या की बेचैनी होने लगती है। आज पहली बार ऐसे हुआ कि काव्या आदित्य को ना देखकर बेचैन हो रही थी। काव्या उठकर खड़ी होती है और वॉशरूम में से लेकर पूरे कमरे को चेक करती है। काव्या ऐसे ही कमरे में बाहर निकलकर आदित्य को स्टडी रूम में देखती है। वहाँ भी आदित्य नहीं होता। काव्या फिर से कमरे में आकर आदित्य को कॉल करने लगती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। काव्या फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, फ़ोन हाथ में रखते ही क्यों है जब कॉल रिसीव ही नहीं करना होता। काव्या के दिल की धड़कन अब डर से तेज होने लगी। काव्या अपनी धड़कन के पास हाथ रखकर कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है या हो चुका है? काव्या किसी तरह से रेडी होकर नीचे चली जाती है। अब भी काव्या की बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। काव्या डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठ तो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। काव्या अचानक ही उठकर खड़ी हो जाती है। काव्या के ऐसे अचानक खड़े होने से सब उसे देखने लगते हैं। अरुणी देवी काव्या की प्लेट को देखते हैं, जिसमें नाश्ता वैसे ही वैसा ही रखा था। अरुणी देवी काव्या को देखकर पूछती हैं, क्या हुआ काव्या, आप ठीक हैं? अरुणी देवी बेचैनी से इधर उधर देखते हुए कहती हैं, पता नहीं दादी, बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है, बहुत डर लग रहा है। अरुणी देवी काव्या को बेचैनी देख परेशान होकर कहती है, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? काव्या जल्दी से ना में सर हिला देती है। काव्या डाइनिंग टेबल से साइड होकर कहती है, हमें मंदिर जाना है अरुणी देवी। ठीक है, मैं जवाब देती है तो काव्या वहीं से जाने लगती है। तभी अनुराग खड़ा होकर कहता है, मैं भी भाभी के साथ जाऊंगा। अरुणी देवी अनुराग को देखकर हाँ में सर हिला देती है। अनुराग और काव्या बाहर जाते हैं और दोनों कार की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से अर्जुन कहता है, अनुराग मैं भी जाऊंगा।
अर्जुन दोनों के पास जाकर चलने के लिए कहता है। अर्जुन ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और अनुराग अर्जुन के साथ बैठ जाता है और काव्या पीछे बैठ जाती है। कार सिंघानिया विला से निकल जाती है। काव्या बार बार आदित्य को कॉल करने में कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। काव्या की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अर्जुन मिरर के से काव्या की बेचैनी को ही देख रहा था। अर्जुन से सहा नहीं जाता और मिरर से काव्या को देखते हुए कहता है, काव्या, आदि किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया है। यह सुनकर काव्या की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं और वह रोती कहती है, हमें उनसे बात करनी है। काव्या तो रोता देखकर अनुराग अर्जुन की कार रोकने के लिए कहता है और खुद पीछे जाकर बैठ जाता है। अर्जुन अब सिर्फ के कार स्टार्ट करता है फिर से और अनुराग काव्या के आंसू को पहुंचकर गले लगा लेता है। वह कहता है, भाभी आप रोइए मत, आदि भाई जल्दी वापस आ जाएंगे। काव्या अनुराग को कसकर पकड़ लेती है। अनुराग काव्या के पीठ को रब करने लगता है। वहीं आगे बैठा अर्जुन मन ही मन कहता है, देख रहा है ना आदि, काव्या को तो अब तक कुछ पता भी नहीं है, फिर भी उसे इतनी तकलीफ हो रही है। जब उसे पता चलेगा कि तू उससे दूर चला गया है तो पता नहीं क्या होगा। हम कैसे संभालेंगे काव्या को। अनुराग काव्या को शांत करने की कोशिश करते हुए मन ही मन कहता है, ये अपने अच्छा नहीं किया आदि भाई, भाभी को ऐसी तकलीफ में छोड़कर जाकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहते हुए अनुराग काव्या को देखता है जो अब थोड़ी शांत हो चुकी थी। अनुराग काव्या के पीठ को लगातार धीरे धीरे रब करने लगा। रात के वक्त जब अर्जुन और आदि बात कर रहे थे तब अनुराग किचन के में ही था। वह पानी लेने के लिए बाहर आया तो उसने अर्जुन और आदि की सारी बातें सुन ली। आदित्य को दर्द को देखकर अनुराग को भी बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह फिर से बाहर नहीं आया बल्कि चुपचाप किचन पर छुपकर दोनों को देख रहा था। कुछ देर बाद कार रुकी और अनुराग काव्या से अलग होने के लिए उसे देखता है तो काव्या सो चुकी थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था और नींद में भी वह बहुत ज़्यादा बेचैन लग रही थी। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है और काव्या को सोता देखकर अर्जुन अनुराग को देखता है। अनुराग अर्जुन को इशारे में कार साइड में लगाने के लिए कहता है। अर्जुन बात मानते हुए साइड में कार लगा देता है। अनुराग अपना एक हाथ काव्या के बालों को सहलाने लगता है, दूसरे हाथ से उसकी पीठ को। अर्जुन चुपचाप मिरर में काव्या को ही देखने लगता है। करीब 1 घंटे तक कार में शांति रहती है। तभी काव्या थोड़ा हकलाते हुए कहती है आंखें खोलकर। अनुराग से अलग होकर वह दोनों को देखने लगती है। अनुराग कार में बाहर निकल जाता है और एक हाथ बढ़ाकर कहता है, चले भाभी। काव्या अनुराग को एक नज़र देखती है और अपना हाथ बढ़ाकर देती है। काव्या कार से बाहर निकलती है और तीनों मंदिर के अंदर चले जाते हैं। काव्या पूजा करती है और उसे बहुत शांति मिलती है। अर्जुन काव्या को देख ही रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो सीढ़ियों में खड़ी होकर पानी की तरफ मुंह करते हुए बहुत ही श्रद्धा से पूजा कर रही थी। लड़की पीली रंग की साड़ी और सिंपल लुक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन की तो बस नजरें ही नहीं हट रही थी। वह एकटक उसे देखने लगा। अर्जुन के कदम अपने आप उस लड़की की तरफ बढ़ने लगती हैं। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उस लड़की के बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है। उसके पीछे खड़े होते ही अर्जुन को उस लड़की के गर्दन के पीछे तिल दिखता है जो उसके गर्दन की और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। अर्जुन उस तिल को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। बहुत देर तक उसकी नज़रें वहीं रहती हैं। वह लड़की पूजा खत्म होते ही पीछे पलटती है। अर्जुन के इतने करीब होने की वजह से वह लड़की अर्जुन से को देखकर संभल नहीं पाती और लड़खड़ाते हुए सीधे पानी में गिरने वाली होती है कि अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है। गिरने के डर से वो लड़की ने आंखें बंद कर ले रखी थी। अर्जुन के पकड़ने से ही अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही वह लड़की बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन को देखती है। वही अर्जुन तो अपनी आंखों में ही खो जाता है उसकी, और अर्जुन एक सीढ़ी उतरकर उस लड़की को खींच लेता है। अर्जुन के हाथ लड़की के कमर पर चले जाते हैं। वहीं वह लड़की एकटक बस अर्जुन को ही देख रही थी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।